नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में जो है हमने दोस्तों सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन को जो है पढ़ लिया था। तो आज की क्लास जो है हमारी जल परिवहन से जो है स्टार्ट होती है। याद रखें दोस्तों जल परिवहन। दोस्तों जल परिवहन जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक जल परिवहन, एक होता है महासागरीय जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग क्या होता है दोस्तों? जो भारत में नदियों और नहरों के द्वारा जो है किया जाता है उसको जो है आंतरिक जलमार्ग परिवहन जो है कहा जाता है। जो महासागरीय जलमार्ग किया जाता है यानी महासागरों में जो है बड़े बड़े शिप यानी जहाज़ों के द्वारा जो है माल इधर से उधर किया जाता है उसको जो है महासागरीय जलमार्ग परिवहन जो है कहा जाता है। आंतरिक जलमार्ग यानी भारत में जो नदियों द्वारा जो है नदियों नहरों द्वारा जो है नहरों में बोट एवं शिप चलाकर छोटे छोटे शिप वगैरह चलाकर जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुँचाया जाता है। तो वह जो है आंतरिक जलमार्ग परिवहन जो है होता है। आप देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग। दोस्तों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं NH, तो इसी प्रकार जो है राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं NW1। याद रखें दोस्तों NW1 जो है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 को जो है 27 अक्टूबर 1986 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया था, जिसकी लंबाई दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 की जो है लंबाई कितनी है यानी 1620 किलोमीटर लंबा है ये NHW1 राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको जो है 27 अक्टूबर 1986 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया था, जो कि गंगा नदी में है। याद रखें दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 जो है गंगा नदी में जो है बनाया गया है। यह गंगा नदी में जो है इलाहाबाद यानी यूपी के इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। याद रखें दोस्तों NW1 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह यूपी के इलाहाबाद से लेकर जो है पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है जाता है और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों यह राष्ट्रीय जलमार्ग जो है भारत का सबसे लंबा NW1 है। यह देश का जो है सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। याद रखेंगे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह देश का जो है यानी भारत का जो है सबसे आंतरिक जलमार्ग है। आप देखते हैं दोस्तों दूसरा यानी राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 देखते हैं दोस्तों। ये जो है इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की जो है लंबाई 891 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। यह असम के सदिया से लेकर और असम के धुबरी तक जो है जाता है। याद रखें दोस्तों यानी असम के सदिया से शुरू होकर जो है असम के धुबरी तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है नावें चलाई गई हैं। नावों के द्वारा जो है यानी बोट के द्वारा जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है पहुँचाया जाता है। तो इसी प्रकार जो है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का जो है दर्जा जो है दिया गया है, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी में है। याद रखें दोस्तों आपको पता ही है कि असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसी नदी में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी NW2 जो है इसी में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों आप देखते हैं एक नहर है जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। तो वह नहर कौन सी है? तो बर्किंघम नहर है, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। लंबाई कितनी है? 796 किलोमीटर की लंबाई है बर्किंघम नहर की, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। यह देश की जो है सबसे लंबी नौगाम्य नहर, नौगाम्य वगैरह दोस्तों जिसमें जो है बोट वगैरह जो है चलाई जाती है उसको जो है नौगाम्य नहर जो है कहा जाता है। यह दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? कोरोमंडल के तट के समानांतर जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों कोरोमंडल के समानांतर जो है पड़ती है। अब कोरोमंडल तो आपको पता ही है तमिलनाडु का जो तट है उसी को जो है कोरोमंडल तट जो है कहा जाता है। तो इसी के समानांतर जो है पड़ती है बर्किंघम नहर। ये शुरू कहाँ से होती है दोस्तों? शुरू ये है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर जो है तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक जो है आती है। याद रखें दोस्तों यानी ये दक्षिण भारत है और इधर जो है हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है और नीचे जो है क्या पड़ता है दोस्तों? नीचे पड़ता है तमिलनाडु। तो ये यहाँ पर जो है किनारे से जो है साइड में पड़ती है और यहीं से यानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर जो है तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक जो है आती है बर्किंघम नहर और इसी में जो है बोट वगैरह जो है चलाई जाती है और ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। इसी प्रकार ये देश की जो है सबसे लंबी नौगाम्य नहर जो है बन जाती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बंदरगाह यानी पोर्ट।
बंदरगाह यानी पोर्ट के द्वारा जो है बड़े बड़े महासागरों में जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है किया जाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में जो है वस्तुओं को जो है पहुंचाया जाता है और आयात निर्यात जो है किया जाता है। बंदरगाह यानी पोर्ट। बंदरगाह यानी पोर्ट दोस्तों, बंदरगाह को जो है दो भागों में बांट लेते हैं। एक होते हैं दोस्तों 13 बड़े बंदरगाह और 200 जो है छोटे बंदरगाह हैं। तो हम जो है 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जो है पढ़ेंगे और छोटे बंदरगाहों के बारे में जो है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है 13 बड़े बंदरगाहों से जो है देखने को जो है मिलते हैं, इसीलिए जो हम 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जो है जानेंगे। अब 13 बड़े बंदरगाह जो है कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? 13 बड़े बंदरगाह जो है 6 पश्चिमी तट पर, यानी दोस्तों ये जो हो गया हमारा पश्चिमी तट हो गया और ये हो गया पूर्वी तट। तो 6 बंदरगाह जो है इस तट पर पड़ते हैं और 6 बंदरगाह पड़ते हैं दोस्तों पूर्वी तट पर, और एक पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है एक पोर्ट। तो कुल मिलाकर जो है ये 13 बड़े बंदरगाह जो है हो गए, इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम पश्चिमी बंदरगाह के बारे में। पश्चिमी बंदरगाह याद रखेंगे तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों, इसी को जो है ये यानी प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। इसको जो है कृत्रिम बंदरगाह जो है नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बंदरगाह है। 2017 में दोस्तों 2017 में जो है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है कर दिया गया था। याद रखेंगे, यानी जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है इसका 2017 में जो है नाम बदलकर जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है कर दिया गया है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और साथ ही ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी बंदरगाह का दूसरा बंदरगाह आता है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है मुंबई बंदरगाह। यह सोलसेट द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, मुंबई जो है सोलसेट द्वीप पर स्थित है और यहीं पर जो है मुंबई बंदरगाह जो है स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब देश का सबसे बड़ा बंदरगाह क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा माल इधर से उधर जो है किस बंदरगाह से किया जाता है? तो मुंबई बंदरगाह से जो है सबसे ज़्यादा माल यानी भेजा जाता है और इसी बंदरगाह पर जो है सबसे ज़्यादा माल जो है आता है, इसीलिए ये जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भी दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यानी इस पे कामकाज जो है सबसे ज़्यादा रहता है, यानी आयात निर्यात जो है इस बंदरगाह से जो है सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। इसी प्रकार जो है यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों नावा शेवा बंदरगाह। नावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये यानी नावा शेवा बंदरगाह जो है ये भी पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। अब यानी मुंबई जो है दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, क्योंकि इससे जो है सबसे ज़्यादा आयात निर्यात जो है किया जाता है। इसी बंदरगाह का भार यानी इस मुंबई बंदरगाह पर जो है भार यानी लोड सबसे ज़्यादा है। इसी बंदरगाह का जो है लोड यानी भार कम करने के लिए जो है मुंबई में जो है दूसरा पोर्ट बनाया गया है नावा शेवा बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए जो है इसको बनाया गया है और इसका नाम जो है इसका नया नाम रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है नावा शेवा का नया नाम है। याद रखें दोस्तों, नावा शेवा का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसका नया नाम कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा बंदरगाह आता है मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा राज्य में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, एक छोटा सा बंदरगाह है लेकिन छोटों से बड़ा है, इसीलिए जो है इसको बड़े बंदरगाहों में जो है शामिल किया जाता है। मोरमुगांव बंदरगाह दोस्तों यह जो है ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर जो है इसका निर्माण हुआ है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान के लिए जो है लो अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। याद रखें दोस्तों, मोरमुगांव बंदरगाह से जो है जापान के लिए जो है लो अयस्क जो है निर्यात जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, और मोरमुगांव बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर जो है इसका निर्माण हुआ है। नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह। दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों, ये पड़ता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में न्यू मंगलोर बंदरगाह। दोस्तों इसके बारे में बस इतना ही है। और कोच्चि बंदरगाह दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में पड़ता है कोच्चि बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों, साथ ही कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी के नाम से भी
जाना जाता है। और कोच्चि बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि केरल राज्य में जो है पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वी यानी 6 पूर्वी बंदरगाह कौन कौन से। तो आप अभी हमने पढ़ा था दोस्तों पश्चिमी बंदरगाह जो कि आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अब आते हैं नंबर पूर्वी बंदरगाह देखते हैं नंबर 6 पूर्वी बंदरगाह। पहले देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु का, याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु पड़ता है। और तमिलनाडु में जो है 3 बंदरगाह जो है पड़ते हैं। ये 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखें दोस्तों। यानी तमिलनाडु में जो है दोस्तों 3 बंदरगाह पड़ते हैं, जिसमें से पहला है दोस्तों एन्नोर बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि द्वारा जो है निर्मित बंदरगाह यानी कृत्रिम बंदरगाह, यानी इसको जो है मानव निर्मित द्वारा जो है बनाया गया है। दूसरा है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। यदि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह भी जो है दूसरा भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है। आते हैं नंबर 3 पर आते हैं इसी का तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये जो है दोस्तों तीनों तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ते हैं। आप देखते हैं दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भी दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखेंगे। यानी भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है और प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखते हैं दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, याद रखें दोस्तों उड़ीसा राज्य में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। यह जो है महानदी के डेल्टा पर बना हुआ है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान के लिए जो है यहाँ से अयस्क जो है निर्यात किया जाता है, याद रखेंगे। यानी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में पड़ता है और महानदी के डेल्टा पर जो है बना हुआ है। यानी महानदी जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य की जो है सबसे बड़ी नदी है और इसी नदी के डेल्टा पर बना हुआ है पारादीप बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि प्रकृति के द्वारा जो है बना हुआ है और जापान के लिए जो है यहाँ से लोहा अयस्क जो है निर्यात किया जाता है। कोलकाता बंदरगाह दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में जो है पड़ता है। यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह और यह जो है हुगली नदी के तट पर पड़ता है कोलकाता बंदरगाह। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसको हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जो है जाना जाता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखें दोस्तों। यानी कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह हुगली नदी के तट पर है दोस्तों। इसका दूसरा नाम है हल्दिया बंदरगाह। यानी कोलकाता बंदरगाह को जो है हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जो है जाना जाता है और यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखें दोस्तों। ये जो है 6 के 6 पूर्वी बंदरगाह हो गए। अब आते हैं दोस्तों 13वां बंदरगाह यानी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। यह जो है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, याद रखें दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो है कुल 13 बड़े बंदरगाह जो है हो गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों वायु परिवहन, याद रखें दोस्तों वायु परिवहन देखते हैं। वायु परिवहन दोस्तों, वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में जो है की गई थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है चलाए गए थे, याद रखें दोस्तों। यानी वायुयान परिवहन की शुरुआत 1911 में जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच जो है चलाया गया था और लंबाई यानी 10 किलोमीटर की लंबाई तक यानी ऊंचाई तक जो है चलाया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी पहली उड़ान जो है 10 किलोमीटर के लिए जो है इसने भरी थी वायु परिवहन ने और इसकी शुरुआत जो है 1911 में जो है की गई थी। पहली उड़ान भरी थी इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर तक की, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख हवाई अड्डे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से। यानी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? तो नई दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में पड़ता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में पड़ता है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में पड़ता है दोस्तों, चेन्नई में पड़ता है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में, याद रखें दोस्तों। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर पड़ता है?
तो कोलकाता में जो है स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर में जो है पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद में पड़ता है, यानी अहमदाबाद गुजरात में जो है पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ता है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखें। आप देखते हैं दोस्तों, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अमृतसर में आपको पता ही है कि स्वर्ण मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है, जो कि पंजाब राज्य में जो है स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर में जो है पड़ता है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।